हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला। स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कवर कर लिया था। इसका जो तीनों मोशन होता है, तीनों लॉ ऑफ मोशन होता है, उसको हमने पढ़ लिया था। आज कुछ इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। तो आइए जानते हैं कि आखिर संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है। ठीक है, तो पहला संवेग, संवेग को हम मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन रिवाइज करते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। ये मास क्या, ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब क्या है कि ये इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम दिखाते हैं, तो हम उसके ऊपर एरो लगाकर हम वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। संवेग हो गया। अब ये आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है और कहां से आया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, ये आपका न्यूटन्स के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, जो मोशन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है, उसी दोनों के रिजल्ट से ये आपका क्या बना है, संवेग संरक्षण का नियम बना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बना है। ये कहता क्या है, ये कहता है क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स F है, कोई भी बाह्य फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, तो इसका जो संवेग होगा, मतलब इसका क्या, इसका मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल आखिर क्या क्या होता है, तो रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही काम करता है। और साथ ही साथ उसमें क्या आता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब दोनों कब और कैसे यूज होता है वो देखते हैं। देखिए, रॉकेट कैसे उड़ता है। रॉकेट क्या करता है कि गैस रिलीज करता है, और गैस से क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। बदले में क्या होता है कि बदले में गैस भी रॉकेट के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, और रॉकेट क्या होता है, उड़ने लगता है। तो ये क्या हो गया, एक्शन और रिएक्शन, कि रॉकेट ने गैस के थ्रू क्या लगाया, फोर्स लगाया डाउनवर्ड में, और बदले में क्या हुआ, गैस भी रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, और रॉकेट उड़ने लगता है। तो एक्शन और रिएक्शन हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे यूज हो गया। अब कैसे संवेग संरक्षण काम करता है, कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है, वो हम देखते हैं। देखिए, रॉकेट का क्या होगा, कोई कुछ में मास, रॉकेट का क्या होगा, मास होगा। मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक है, इसका क्या होगा, मास होगा, और इसका क्या होगा, एक वेलोसिटी होगा। एक मास होगा और क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूल रहता है, इसमें फ्यूल रहता है, और फ्यूल जो बर्न होता है, तो ही तो रॉकेट जो है वो नियर कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होता है, उड़ता है, ठीक है। और जो रेट होता है, फ्यूल बर्न होने का जो रेट होता है, वो क्या रहता है कि फ्यूल बर्न होने का रेट भी कांस्टेंट रहता है। और जब फ्यूल बर्न होने का रेट कांस्टेंट रहता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉकेट जो है वो उड़ती है। ठीक है। अब देखिए, इसका मोमेंटम क्या होगा। हमने कहा कि इसका मोमेंटम क्या होता है, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, तो इसका मोमेंटम जो है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मान लीजिए कि इसका मोमेंटम क्या है, P इक्वल टू mv है, ठीक है, P इक्वल टू mv है। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्यूल है, और फ्यूल बर्न करेगा। तो जब फ्यूल बर्न करेगा, तो ऑब्वियसली है कि इस रॉकेट का मास क्या होगा, इस रॉकेट का मास कम होगा। इस रॉकेट का मास जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। मास जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है।
हमें मोमेंटम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट कब होगा, जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो। जब हमारा वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, तभी तो कांस्टेंट होता है ना। तो जैसे फ्यूल जो आता है, जैसे जैसे हमारा बर्न होता है, जैसे जैसे फ्यूल जलने लगता है, वैसे वैसे इसका मास क्या होता है, रॉकेट का कम होने लगता है। और जैसे जैसे मास कम होने लगता है, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। और वेलोसिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमारा p कांस्टेंट रहना चाहिए, मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसलिए मास के कम होने पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, तेज होती है, बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न होने लगता है, रॉकेट का स्पीड क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कि रॉकेट इस सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा इसका एग्जांपल क्या होता है, कि जब व्यक्ति नाव से कूदता है, जब कोई भी इंसान नाव से कूदता है, तो नाव क्या होती है कि अपने पीछे की तरफ खिसकती है। ठीक है, नाव पीछे की तरफ खिसकती है। अब इसको समझते हैं कि आखिर कैसे खिसकती हो। देखिए, मान लीजिए कि नाव का जो है, मान लीजिए कि ये नाव, ठीक है, इसका मास जो है वो क्या है, mv है, मास ऑफ बोट। और इसका वेलोसिटी जो है वो vb है। ठीक है, और इस पे कोई इंसान है, ये क्या करेगा, कूदेगा। तो इसका मान लीजिए कि मास जो है वो m है, मास ऑफ मैन, और इसका वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से कूदता है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब मोमेंटम ऑफ बोट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ मैन। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब क्या कि mv इनटू vb इज इक्वल टू m इनटू em। अगर इस mv को इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, vb इज इक्वल टू m इनटू em अपॉन mv। तो ये हमारा क्या आ गया, कि नाव किस स्पीड से पीछे की तरफ खिसकेगी, वो आ गया। तो हालांकि ये एग्जाम में हमारे काम नहीं आता, ये किसी काम का नहीं है। बस हम लोग क्या करें, समझने के लिए इस बात को समझे कि जब हम लोग नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ क्या होती है, खिसकती है। तो ये हमने दो एग्जाम्पल समझ लिया, किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। हम हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे कार्य नहीं करे, तो उस ऑब्जेक्ट का जो है मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका रॉकेट का उड़ना, और दूसरा एग्जांपल हो गया कि कोई व्यक्ति नाव से पीछे कूदता है तो नाव पीछे की तरफ खिसकती है। क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, तो क्वेश्चन आपको आता है यहाँ से कि रॉकेट का उड़ना आखिर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगर कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की तरफ खिसकती है, यह किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसके आंसर, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है वो समझिए। टॉपिक क्या है, संवेग संरक्षण क्या है, ये हमने समझ लिया। अभिकेंद्रीय बल समझते हैं। अगला जो है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए, अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई व्यक्ति जब मूव करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी बॉडी पे, मान लो कि किसी बॉडी पे फोर्स लगता है F, ठीक है, और तो वो मूव करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है ना, ये आपका क्या है, फोर्स का ही रिजल्ट होता है। एक्सेलरेशन फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। तो कोई अगर गति, आपका क्या होता है कि एक वृत्तीय पथ पे, सर्कुलर पथ पे अगर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पे मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि
जब कोई मूव करेगा तो मतलब क्या, उस पर फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स के कारण क्या आ रहा होगा, एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो वृत्तीय गति पे क्या कौन सा एक्सेलरेशन आता है, एक अभिकेंद्र त्वरण आता है, अभिकेंद्र त्वरण आता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है v स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। और इसके कारण इस पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, इसके कारण क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा केंद्र की तरफ होता है, हमेशा क्या होता है, केंद्र की तरफ होता है। वही हमारा क्या हो जाता है, अभिकेंद्र फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। मतलब क्या, हमने यहाँ से क्या समझा, हमने समझा कि अगर कोई बॉडी मूव करता है तो एक उस पे क्या काम करेगा, एक अभिकेंद्र त्वरण काम करेगा, मतलब एक्सेलरेशन काम करेगा, जिसका वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r होता है। अब ये क्या करेगा, इसके कारण एक फोर्स लगेगा, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा, और वही अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर बल कार्य करता है। कोई भी वृत्तीय पथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो करता है, तो उस पर क्या काम करता है, एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स का डायरेक्शन जो है हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और उस सेंटर की तरफ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, F इज इक्वल टू ए में होता है। कहां से पढ़े हम लोग, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका क्या है, v स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से अगर आप डाल दो तो m v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, r। तो ये f क्या हो जाएगा, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, m v स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल का उपयोग क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है, क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल से ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया कि कोई भी गति वृत्तीय पथ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट वृत्तीय पथ पर अगर गति करता है तो केंद्र की तरफ एक बल काम करता है, उसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और वो क्यों काम करता है, तो अभिकेंद्र त्वरण के कारण काम करता है। इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा केंद्र की तरफ होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल हम लोग ये समझेंगे कि ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा या फिर उपग्रह जो है वो ग्रह की परिक्रमा करता है। ठीक है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो आखिर ये किसके कारण होता है, तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, और ग्रह जो है एलिप्टिकल पाथ पे क्या करता है, ये करता है, इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये जो है ग्रह एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, जुड़ा रहता है, और जुड़े रहने के कारण ही ये पाथ पे काम करता है और घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी केंद्रीय बल यहाँ पे काम करता है। दूसरा क्या कि जब गाड़ी जो है किसी मोड़ पे, आप देखते हो कि गाड़ी जो है किसी मोड़ पे अगर घूमती है तो वहां पे जिधर मोड़ रहता है उस डायरेक्शन में गाड़ी थोड़ी सी झुक जाती है। तो वहां पे क्यों झुकती है, क्योंकि बाइक वाला जो है वो जब टर्न लेता है तो वो थोड़ा सा बेंड कर जाता है, झुक जाता है। क्यों, क्योंकि वो घर्षण बल से क्या होता है, वो अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि क्या है, बैलेंस बना रहे और वो गिरे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मुड़ाव पे क्या होता है, टर्न पे गाड़ी का झुकना, ये किसका एग्जांपल है, अभिकेंद्रीय बल का एग्जांपल है। उपग्रह और ग्रह ये गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होते हैं, अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्राप्त करता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, ये भी किसके कारण होता है, ये भी होता है आपका क्या, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। इसमें क्या होता है कि विद्युत आकर्षण बल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, विद्युत आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त करता है। ठीक है,
और उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो क्या होता है, विद्युत आकर्षण बल से सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त करता है, जिसके कारण से वो घूमता है। तो ये हो गया। हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो वो तिरछा होकर क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करता है। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, अभिकेंद्रीय बल का। तो यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल हमने समझा इसका, कि सबसे पहले अभिकेंद्रीय बल सबसे पहले होता क्या है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जो अभिकेंद्र त्वरण के कारण वो काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो टर्न पे या मुड़ाव पे गाड़ी का मुड़ना, गाड़ी का झुकना। दूसरा क्या हो गया, ग्रह या उपग्रह का सूर्य की परिक्रमा करना, उपग्रह का ग्रह की परिक्रमा करना, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा करना। और हवाई जहाज मुड़ते समय क्या करता है, थोड़ा सा झुक कर वो अपने अभिकेंद्रीय बल को, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल क्या होता है वो समझते हैं। तो अपकेंद्रीय बल होता क्या है, कि अपकेंद्रीय बल जैसे हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जिस तरह से केंद्र में, जिस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की तरफ काम करता है, ठीक है, केंद्र की तरफ जिस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, अभिकेंद्रीय बल काम करता है, तो गति के तीसरे नियम से इस फोर्स का भी अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा, एक काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा। तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में काम करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का विपरीत होता है, हमेशा अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी फोर्स है, आभासी बल है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे कोई जो झूला होता है, चक्रीय झूला जो होता है, उस पर अगर कोई बैठ के झूल रहा है, गोल गोल झूल रहा है, घूम रहा है, अगर वो पकड़े हुए तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ देगा, क्या करेगा, वो बाहर की तरफ छिटा जाएगा, बाहर की तरफ फेंका जाएगा। कैसे फेंकाएगा, क्यों फेंकाएगा, कोई उसको धक्का देता है, तो हाँ, धक्का कौन देता है, यही अपकेंद्रीय बल धक्का देता है, यही ये खींचता है, सॉरी, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो खींचता है बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब क्या, कि जब वो हाथ छोड़ा, जब तक वो पकड़े हुए था सही था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा तो उस पर कोई ना कोई फोर्स बाहर की तरफ काम किया, तो ही वो बाहर की तरफ क्या हुआ, फेंका गया। तो बाहर की तरफ काम कौन किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब क्या, कि गति के तीसरे नियम को यहाँ पे लागू करने के लिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इसके सिद्धांत पे कौन कौन से काम करता है, तो इसके सिद्धांत पे वही चक्रीय झूला पर बैठा व्यक्ति। ठीक है, दूसरा क्या, दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी इसी के सिद्धांत पर काम करता है, और वॉशिंग मशीन भी इसी के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपकेंद्रीय बल। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, घर्षण बल। क्या, घर्षण बल क्या होता है, उसके पहले हम लोग ये समझ लें कि आखिर यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। तो ये जो तीनों पार्ट हम लोग पढ़े, तीनों पार्ट हम लोग पढ़े क्या, कि सम्यक संरक्षण का नियम, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, इन तीनों के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, इसका जो यूज है उससे क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि रॉकेट का होना किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो किस कारण घूमता है, और दूध से मक्खन निकालने की मशीन या वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इस यहाँ से आपका उदाहरण से जो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है हमारा एग्जाम, हमारे एग्जाम। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब समझते हैं क्या, घर्षण बल, कि आखिर घर्षण बल होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और फिर उसका क्या हानि है, क्या लाभ है, और वहां से क्वेश्चन कैसे आता है, इन सारी बातों को हम समझते हैं।
घर्षण बल के बाद फिर हम लोग समझेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं घर्षण क्या होता है, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को तो आइए समझते हैं आप क्या घर्षण, ठीक है। घर्षण समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं। तो संतुलित बल जो होता है ना, संतुलित बल सबसे पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे घर्षण। संतुलित बल क्या होता है कि मान लीजिए दो फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस पे दो फोर्स लग रहा है। अगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। पहला क्या, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, डायरेक्शन जो है वो क्या हो, ऑपोजिट हो। और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी क्या हो, इक्वल हो। मैग्नीट्यूड मतलब इसका परिमाण भी क्या हो, इक्वल हो। परिमाण क्या हो, इक्वल हो, मतलब बराबर हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, मान लीजिए ये 5 है और ये भी 5 है, 5 न्यूटन, और ये भी 5 न्यूटन है। तो वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो हम क्या कहेंगे कि F1 और F2 जो है ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। मतलब कि इस हाथ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और इस हाथ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि 5-5 न्यूटन का दोनों एक दूसरे में फोर्स लगा रहा है और ये दोनों मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके फोर्स को कैंसिल कर देगा और ये इसके फोर्स को कैंसिल कर देगा। मतलब दोनों क्या है, वो इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। रस्सी खींचने वाला गेम जो होता है वो आपने देखा होगा कि जिधर अगर फोर्स बराबर लगे दोनों तरफ से, होता है ना रस्सी खींचने वाले गेम में, क्या होता है कि एक रस्सी होती है और इधर भी कुछ लोग रहते हैं और इधर भी कुछ लोग रहते हैं और इधर भी कुछ लोग रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये अपने डायरेक्शन में इधर की तरफ खींचता है, इधर की तरफ बल लगाता है, और ये जो है इधर की तरफ बल लगाता है, दोनों एक दूसरे की तरफ बल लगाते हैं। अगर ये बराबर बल लगाते हैं तो ये कहीं किसी की तरफ रस्सी नहीं जाएगी, लेकिन जिसका बल ज्यादा हो गया तो रस्सी उधर चली जाएगी। तो अगर बराबर जाएगा, अगर किसी की तरफ रस्सी नहीं जाएगी तो वो कौन सा फोर्स होगा, इसका मतलब दोनों तरफ से क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम कह देंगे संतुलित बल, या फिर कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। इसके बाद अगला जो है असंतुलित बल। मान लीजिए इसी में डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड असमान रहेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए इधर 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर 15 न्यूटन लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में F1 और F2, उस केस में F1 और F2 बराबर नहीं होगा और उसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर संतुलित बल, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे असंतुलित बल। रस्सी एक तरफ खींचा जाएगी, मतलब क्या होगा, एक तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा था और दूसरी तरफ कम फोर्स लग रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, असंतुलित बल। तो इसमें हम लोगों ने ये समझ लिया कि संतुलित बल किसे कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड। हमें बस इतना इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके परिभाषा इसको लिखने को नहीं आएगा। जो हम पूरा लिखेंगे कि वैसा बल किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी समूह निकाय पे काम करने वाला वैसा बल जो दिशा में विपरीत हो परंतु परिमाण में समान हो, उसको हम संतुलित बल कहते हैं। ये सब लिखने को नहीं आएगा, आपको लिखने को नहीं आएगा, आपको बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर क्या है।
तो जितना हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, जितना हम शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स को बनाए, उतना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना हमें क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। इसलिए हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर होता क्या है, बस। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, हमारा बैलेंस फोर्स होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। बस 4 लाइन में कहानी खत्म। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का इतना ही मामला है, इसके बाद आपको पूरा नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, इतने में ही आप, इतने शॉर्टकट में आप इसको काम चला सकते हो। तो ये हो गया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। तो सबसे पहले घर्षण बल होता क्या है कि यह तो हमारा सबसे पहला अगर पॉइंट देखें तो घर्षण बल जो होता है ये हमारा क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। अगर पहला हम देखें इसका टॉपिक, इसमें पॉइंट देखें तो ये क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब क्या कि संपर्क बल होता है, संपर्क बल होता है। ठीक है, संपर्क बल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कोई सतह है। क्या है, ये हमारा कोई सतह है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, घर्षण जो होगा, घर्षण बल जो लगेगा, वो क्या होगा, वो हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो वो यहाँ नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपरी पार्ट पे नहीं लगेगा। ठीक है, वो क्या कहाँ लगेगा, हमेशा ये जो बॉडी है ना, ये जहाँ पे कॉन्टेक्ट करेगा ना, इस बॉडी पे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। पहला पॉइंट क्या कि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो कहाँ लगता है, वो कांटेक्ट पे लगता है, कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे लगता है। जहां बॉडी एक दूसरे पे कांटेक्ट किया रहता है, सरफेस पे कांटेक्ट किया रहता है, वहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि ये हमारे कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे लगता है, बीच में नहीं लगता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर समझे तो ये जो है हमेशा क्या करता है, हमेशा गति का विरोध करता है। गति का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। ऑलवेज अपोज द मोशन, हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो हमने दो बात समझ लिया, एक क्या कि ये कांटेक्ट फोर्स होता है, दूसरा क्या, दूसरा होता है कि हमेशा अपोज करता है किसका, मोशन का। तो ये दो पॉइंट हम लोग समझेंगे घर्षण बल में। क्लियर, इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, अब होता क्या है, इसकी दिशा को समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या, इसकी दिशा को समझते हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि ये जो है हमेशा गति का क्या करता है, विरोध करता है, हमेशा अपोज करता है किसका, गति का। ठीक है, मान लीजिए कि इस पे फोर्स एफ लग रहा है, इधर एफ इधर लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, वो इधर मूव करेगा, इधर क्या करेगा, मूव करेगा, इधर ये क्या करेगा, इधर मूव होने लगेगा। ऐसा तो नहीं कि खींचेंगे इधर जाएगा इधर है वो तो होगा नहीं। तो फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी क्या करेगा, इधर मूव करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये हमेशा गति का विरोध करता है, ऑलवेज अपोज द मोशन। तो जब बॉडी इधर मूव करेगा तो विरोध करने के लिए क्या लगना, अपोज करने के लिए क्या लग, फ्रिक्शनल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हमारा इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव जो कर रही थी उसकी स्पीड, वेलोसिटी घटेगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों इसी के एक डायरेक्शन में, दोनों साथ दे रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी मूव हो जाएगी ना, और अपोज तो हुआ नहीं। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में नहीं लगेगा, हमेशा और हमेशा ये क्या लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो थर्ड पॉइंट यहाँ से हम ये समझ लिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, मतलब कैप स्मॉल एफ इसको हम कह सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा हमेशा क्या होता है, तो हमेशा ये बल के विपरीत दिशा में, फोर्स के विपरीत दिशा में क्या लगता है, लगता है। तो घर्षण के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी, विपरीत दिशा में।
लगता है। तो घर्षण के बारे में हमने 3 बातें पढ़ लिया। पहला क्या, एक संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा, हमेशा कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे लगता है, जहां पे बॉडी कांटेक्ट में रहता है उसी सरफेस पे लगता है, ठीक है। और तीसरा कि हमेशा ये गति का अपोज करता है। और चौथा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इन 4 बातों को हम क्या करें, अगर कंपाइल करेंगे तो हमारा घर्षण बल का परिभाषा या डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। वैसा बल जो हमेशा गति का विरोध करता है, दो सरफेस के कांटेक्ट पे लगता है और फोर्स के विपरीत दिशा में लगता है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। पर हमको डेफिनेशन नहीं याद करना है, हमें बस बात को समझना है। तो घर्षण बल क्या होता है वो समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं कि घर्षण बल के प्रकार क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक घर्षण बल। दूसरा होता है गतिज घर्षण बल, मतलब डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है और डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें समझ के चलना है, हमें सब चीज क्या रखना है, क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि घर्षण से आगे आखिर क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक के लास्ट में। अभी हम लोग समझते हैं कि आखिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, और इसी में एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो क्या होता है। तीनों को पहले हम समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए कि ये एक गाड़ी है, ठीक है। चेहरा ये गाड़ी, ठीक है, बाइक है मान लीजिए। आप बैठे हुए हैं, ठेला गाड़ी है, इसको आप खींच रहे हैं फोर्स से एफ लगा के, और इसमें क्या बैठी हुई है, आपकी महबूबा बैठी हुई है, ठीक। ये हो गया पिक्चर, थोड़ा सा आप मुझे ठीक करना होगा। तो आप इस गाड़ी को क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स से आगे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। घर्षण में आपने ये पढ़ा, घर्षण बल में के डिफिनीशन में आपने ये पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता ही लगता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो आपको खींचने की जरूरत नहीं है, आप ये ऐसे ही लुढ़कते चली जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, ठीक है। बॉडी अभी जो है, आप मान लो बॉडी अभी जो है वो रेस्ट में है, मतलब इसका वेलोसिटी जो है ये क्या है, 0, ठीक है। तो हम एक डाटा एफ लेते हैं और दूसरी तरफ एफ लेते हैं। एफ मतलब क्या हो गया, फोर्स हो गया, और ये एफ क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, आपने क्या लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगा, 5 न्यूटन लगेगा। बॉडी क्या मूव करेगी, नहीं करेगी, गाड़ी मूव नहीं करेगी, आप इसे खींच कर नहीं ले जा पाओगे। जितना ये बल लगाया उतना ये बल लगाया, कैंसिल आउट। संतुलित बल में हमने क्या किया, समझा था कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड लगे तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसका नेट जो इफेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बॉडी आपका क्या होगा, मूव नहीं करेगा। फिर आपने क्या किया, फिर और आपने फोर्स लगाया, फोर्स को आपने बढ़ा दिया और फोर्स बढ़ा के आपने क्या कर दिया, 10 न्यूटन कर दिया। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ के 10 न्यूटन हो गया। बात अभी भी नहीं बनी, ये बॉडी अभी भी नहीं मूव करेगा, ये गाड़ी अभी भी नहीं मूव करेगी, और आपकी महबूबा जो है वही रहेगी, अभी भी इफेक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने फिर और कुछ प्रोटीन खाया और 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, बदले में फ्रिक्शन फोर्स भी 15 न्यूटन लगा, मतलब ये भी क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। बात अभी भी नहीं बनी, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रही है, गाड़ी अभी भी मूव नहीं कर रही है, ठीक है।
तो जितना बल आप लगा रहे हो बदले में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन बल उतना ही लग रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्थैतिक घर्षण बल। मतलब क्या कि अगर स्थिर वस्तु और उसकी सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसमें बॉडी जो है वो मूव नहीं करती है, इसमें बॉडी मूव नहीं करती है, मतलब बॉडी रेस्ट में ही है, बॉडी रेस्ट में है। सतह और स्थिर बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है क्लियर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, ये इसी का क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का ही क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, पहली बात। होता क्या है, तो देखो हर चीज का क्या होता है, हर चीज की सहने की अपनी क्या होती है, एक सीमा होती है। ठीक है, हर चीज का एक लिमिट होता है। ठीक है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये भी इधर लगा रहा है। कब तक लगा रहा है, 5 लगाया, 10 लगाया, 15 लगाया, लेकिन ये बोला कि नहीं अब बहुत हो गया, अब क्या करेंगे, अब ये इतना फोर्स लगा दिया, मान लीजिए कि ये 25 न्यूटन लगा दिया और ये कहा कि अब मेरी क्षमता खत्म हो गई, अब मेरी बढ़ने की क्षमता खत्म हो गई। मतलब क्या कि ये अब जो है फ्रिक्शनल फोर्स ये बढ़ाकर खुद को 25 न्यूटन नहीं कर पाएगा, इसकी लिमिट उतनी है नहीं। मतलब क्या है कि बॉडी जस्ट क्या होगा, बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट हो जाए। ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लीजिए कि इधर 25 न्यूटन लगेगा और इधर 25 न्यूटन से कम लगेगा, 24 न्यूटन लगेगा, तो बॉडी जाहिर सी बात है इधर क्या होगी, खिसकेगी। ठीक है, ये गाड़ी इधर क्या करेगा, मूव करने लगेगा। अब ये समझ गया क्या कि हमको फोर्स कितना लगाना है, हमको फोर्स लगाना है 25 न्यूटन से ज्यादा, क्योंकि इसी फोर्स पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपनी लिमिट, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट जो है वो खत्म होता है और फिर बॉडी जो है वो जस्ट क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो वो फ्रिक्शन की वह वैल्यू, या फिर स्टैटिक, आप ऐसा कर सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वह वैल्यू जिससे बॉडी क्या करे, जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सीमांत फ्रिक्शन कहते हैं। ये क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है। इस पे बॉडी क्या होता है, स्थिर या फिर मूवेबल। तो इस पे बॉडी क्या होता है, जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, बॉडी क्या होता है, जस्ट मूव करना स्टार्ट करती है, तो वो हो जाता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है। तो दो हमने समझ लिया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लिया कि स्थिर अवस्था में मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसके और कांटेक्ट सरफेस के बीच लगने वाले फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। सीमांत घर्षण बल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो वस्तु प्रारंभ करने के लिए स्थैतिक घर्षण बल का न्यूनतम मान, स्थैतिक घर्षण बल का न्यूनतम मान कहेंगे, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू। अगर इसका कहें लिमिटिंग फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका खुद का मिनिमम वैल्यू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका खुद का मिनिमम वैल्यू और इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है, मतलब बॉडी क्या होता है, जस्ट मूव करना स्टार्ट होता है। अब बात आ जाती है कि डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, गतिक घर्षण बल क्या होता है। तो ऑब्वियसली है कि ऐसा नहीं है कि जो बॉडी मूव कर रहा है या कोई जो गाड़ी चल रही है, जो भी बॉडी मूव कर रहा है उस पर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता है, उस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, लेकिन उस पर बस ये है कि फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो गैप है, जो वैल्यू का ये गैप है, डिफरेंस है,
वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब फोर्स के कंपैरिजन में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है, जो गति करती हुई वस्तु है, उसका और सतह के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल को हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब गतिमान वस्तु और सतह के बीच लगने वाला बल क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, मतलब ये हमेशा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम होता है। ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है, कम होता है। तो हमने ये समझ लिया कि घर्षण क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि तीन प्रकार के फ्रिक्शन कौन होते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मतलब स्टैटिक क्या हो जाएगा, रेस्ट पे बॉडी मूव हो और कांटेक्ट सरफेस और बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगे, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करे और उस पर जो फोर्स लगेगा कांटेक्ट सरफेस के बीच, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। और जो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है, कम होता है। इस रिलेशन को हम लोग जो है वो ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ और टाइप होते हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब स्लाइडिंग मतलब क्या, दूसरे के ऊपर, एक कांटेक्ट के दूसरे कांटेक्ट के ऊपर क्या होना, सरकना। ठीक है, स्लाइड करना, उसको हम उसके बीच जो ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसका हिंदी जो है थोड़ा सा उटपटांग है, जैसे सर्पी घर्षण बल। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये अगर सरफेस पे बॉडी क्या करे, रोल करे, तो उसमें उस केस में सरफेस और बॉडी के बीच जो लगता है बल फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसको भी इंग्लिश में ही याद करेंगे क्योंकि हिंदी का जो नाम है ना इसका हिंदी नाम है क्या, लोटनी के घर्षण बल। इसका हिंदी नाम क्या है, लोटनी के घर्षण बल। इसलिए घर्षण बल, ऐसा लग रहा है कि लोटा लेके किसी का भागा, लोटा लेकर लेट गए, वही घर्षण बल। तो लोटनी के घर्षण बल, तो ये हिंदी नहीं देखेंगे हम लोग, इंग्लिश नाम ही देखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो दो तरह के फोर्स यहाँ पे देखें, स्लाइडिंग, जो बॉडी एक कांटेक्ट एक सरफेस पे स्लाइड करे उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो बॉडी सरफेस पे रोल करता है, तो कांटेक्ट सरफेस और बॉडी के बीच लगने वाले बल को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, घर्षण का गुण क्या होता है, घर्षण का गुण होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है रफनेस का। मतलब क्या कि अगर सरफेस चिकनी होगी तो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। और अगर रफनेस मतलब वो ज्यादा खुरदुरी होगी तो उसका सरफेस क्या होगा, उतना ही उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्या, अगर हम कह सकते हैं, अगर सरफेस सतह की बात करें या सरफेस की बात करें, तो हम ऐसे ही आप लोग नोट्स में लिख सकते हो कि सतह अगर क्या रहे, चिकनी रहे, सतह चिकनी रहे, तो यहाँ पे आप घर्षण बल कह सकते हो, घर्षण बल। तो सतह अगर चिकनी रहे तो घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। सतह अगर खुरदुरी रहे, खुरदरी इसको आप कह सकते हो, या रफनेस जो है वो ज्यादा रहे तो घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट से कुछ सवाल आप लोग कर सकते हो, जैसे क्या कि बर्फ पर चलना या बर्फ की सतह पर चलना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास, कई 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो क्या कारण है। तो सतह चिकनी होती है और चिकनी होने के कारण घर्षण बल कम होता है, और घर्षण बल कम होने के कारण हमें चलना क्या होता है, हमें चलने में कठिनाई होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रफनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रफनेस अगर ज्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, रफनेस कम तो फ्रिक्शनल फोर्स कम। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है। हमेशा सबसे अगर कम वैल्यू देखें, सबसे कम वैल्यू किसका होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें किसका होता है,
तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि इनमें से किस घर्षण बल का मिनिमम मान होता है, न्यूनतम मान होता है या मिनिमम वैल्यू होता है, तो वो आपका हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। और किस फ्रिक्शन का या किस घर्षण बल का सर्वाधिक मान होता है, तो वो आपका हो जाएगा स्टैटिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए। अब समझते हैं क्या सतह समझ गए हम लोगों ने। अब तो बर्फ पे चलना क्या होता है, कठिनाई। बर्फ की सतह पर चलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे घर्षण बल कम होता है, ठीक है। और सवाल यही आता है कि घर्षण बल जो है बर्फ की सतह पर चलने में कठिनाई होती है, तो आखिर क्यों। ठीक है, चलिए अब घर्षण बल का एक ये घटते क्रम में देख लेते हैं कि किसमें ज्यादा लगता है। तो ठोस और ठोस, जब दोनों सतह ठोस ठोस हो तो इसके लिए घर्षण बल सर्वाधिक लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, सर्वाधिक घर्षण बल होता है, ठीक है। क्या होता है, सर्वाधिक घर्षण बल, सर्वाधिक घर्षण बल ठोस द्रव के बाद। इसके बाद होता है ठोस द्रव, और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका क्या, ठोस और गैस। सबसे कम होता है ठोस और गैस, मतलब न्यूनतम घर्षण बल, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ गया कि किन दो सतहों के बीच सर्वाधिक घर्षण बल लगता है, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस ठोस घर्षण बल में सर्वाधिक लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए घर्षण बल से क्या हानि है। तो घर्षण बल से हानि क्या है, ऊर्जा का नाश होता है। ऑब्वियसली है कि जब आप ये घर्षण होता है, जहाँ पे घर्षण बल ज्यादा होता है वहां पे क्या होगा, ऊर्जा का नाश होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो इसको कम कैसे करते हैं, कम कैसे करेंगे, तो कम करेंगे हम क्या यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं। ल्यूब्रिकेंट यूज करेंगे तो घर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे और घर्षण बल अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो वहां पे लॉस क्या होगा, लॉस कम हो जाएगा। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, वो सरफेस को चिकना बना देता है, और जहाँ पे घर्षण बल कम होगा वहां पे फिसलन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए हमें चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप ये कर सकते हो कि बर्फ की सतह पे एक तो हो गया, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि सड़क पे या किसी सतह पे अगर तेल गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वहां पे फिसलने लगता है लोग। क्यों, क्योंकि तेल गिरने से वो क्या होता है, वहां पे घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाने की वजह से हमें क्या होता है, हमें कठिनाई होती है चलने में। तो ये था हमारा घर्षण। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ जो टॉपिक है वो अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए ये मददगार भी साबित होगा। आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या हो, मिलती रहे। थैंक यू।